आज हम आप लोगों को 15th ग्रुप के बारे में बताने जा रहे हैं कि उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता घटता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता घटता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में किस तरह का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है। मतलब ये सारे चीज़ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इस ग्रुप के एलिमेंट्स का बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस के बारे में। अगर हम लोग देखते हैं, कल भी देख लिए थे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट्स हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्क्रीनिंग इफेक्ट और सेल्डिंग इफेक्ट। मतलब सेल नंबर बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाता है। अगर हम लोग देखें कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं 15th ग्रुप में, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस का होता है इंक्रीज करता है। कारण हम लोग जानते ही हैं, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम लोग क्या देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण उसका एटॉमिक रेडियस घटते चला जाता है। तो अगर हम लोग 14th ग्रुप से अगर कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 15th group is less than the corresponding elements of 14th group in their रिस्पेक्टिव पीरियड। यही होता है। अगर हम लोग देखें कि नाइट्रोजन और कार्बन में कंपेयर करें, ये 14th ग्रुप का है और ये 15th ग्रुप का है, तो किसका रेडियस बड़ा होगा? कार्बन का रेडियस बड़ा होगा और नाइट्रोजन का क्या होगा? छोटा होगा। वही हम लोग लिखेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ द elements of 15th group is less than the corresponding elements of the 14th group in their respective period। इसी तरह से अगर हम लोग देखें फास्फोरस और सिलिकॉन में, तो क्या होगा? सिलिकॉन का जो एटॉमिक रेडियस होगा फास्फोरस से ज़्यादा होगा। कारण क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है किसी भी एटम का। ये तो हम लोग समझ लिए कि किस तरह से एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बढ़ता घटता है 15th ग्रुप के एलिमेंट्स का
इन देयर ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बटम। अब हम लोग सेकेंड में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका डिफिनीशन सब लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालना चाहें तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसी को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकालना कब पॉसिबल है? जब वो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट को गेन करता है, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। कहने का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जितना अधिक डिस्टेंस होगा उससे उतना ही आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, हम लोग अभी पढ़े कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस फ्रॉम टॉप टू बटम जाने पर इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम टॉप टू बटम अगर हम लोग जाते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होगा? बढ़ते चला जाता है फ्रॉम टॉप टू बटम। तो अगर बढ़ते चला जाता है तो उससे आराम से इलेक्ट्रॉन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है फ्रॉम टॉप टू बटम क्या होगा? डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज। और चीज और हम लोग देख लें कि अगर 14th ग्रुप से अगर कंपेयर करते हैं 15th ग्रुप के आयनाइजेशन पोटेंशियल का तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग देख लें। कार्बन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके p ऑर्बिटल्स में। नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखते हैं तो 7 है, 1s2 2s2 2p3। ये क्या है? हाफ फील्ड है, ये लेस देन हाफ फील्ड है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, एक और हम लोग आगे स्टेप बढ़ते हैं ऑक्सीजन की ओर, तब हम लोग कंपेयर करेंगे। 8 हो गया तो 1s2 2s2 2p4 2p4 हो गया। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू तो बढ़ता ही है, इसलिए बढ़ता है कि रेडियस घटता है। लेकिन सबसे हम लोग कंपेयर करें कि द एलिमेंट्स ऑफ 16th ग्रुप एंड 15th ग्रुप। तो 16th ग्रुप में क्या होता है? इस नाइट्रोजन वाला पीरियड में ऑक्सीजन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह, मतलब 2p4 होता है, मतलब हाफ फील्ड से एक ज़्यादा है, इसमें हाफ फील्ड है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है। लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन में आता है 15th ग्रुप का एलिमेंट्स, चूँकि इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन के हाफ फील्ड से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि 15th ग्रुप का जो एलिमेंट्स होगा उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट 16th ग्रुप में होगा उससे ज़्यादा होता है, ड्यू टू द क्या? स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये हाफ फील्ड है और ये क्या है? मोर देन 1 हाफ फील्ड। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ
15th group is larger than the corresponding elements of 16th group in their respective period. कारण क्या है कि ड्यू टू द स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of 15th group elements. यही कारण है। तो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कंपेयर करने के लिए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जनरल अगर हम लोग सोच रहे तो क्या हो, किस ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था, क्योंकि प्रेडिक्टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ज़्यादा राइट है ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है ड्यू टू द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। तो हम लोग क्या देख लीजिए कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन देयर साइज। इसमें भी साइज में इंक्रीज करने का क्या कारण होता है, शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। आगे हम लोग बढ़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग जानते हैं कि साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। तो हम लोग अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं 15th ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। तो हम लोग अगर कंपेयर करें कि कार्बन और नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा और कार्बन का कम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज है कार्बन से क्या है, छोटा है। तो हम लोग अगर कंपेयर करें 14th ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो 15th ग्रुप का जो एलिमेंट्स होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। किसमें, इन देयर करेस्पॉन्डिंग पीरियड्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा, नेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 15th group is larger than the corresponding elements of 14th group in their respective period। कारण क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, एक कारण है। अब हम लोग आगे बढ़े, फोर्थ में फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आर्सेनिक एंटीमनी क्या होता है, मेटल वाइड। एंड बिस्मथ क्या होता है, टिपिकल मेटल कहलाता है। टिपिकल मेटल मतलब इसका कार्बोनेट होगा या नाइट्रेट होगा या सल्फेट होगा, स्टेबल होता है। कहने का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन क्या है और फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटल वाइड है, और बिस्मथ क्या है, टिपिकल मेटल है। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि नाइट्रोजन जो है ये गैस, लेकिन ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है। मतलब अगर हम उससे लोग से पूछा जाए तो 15th ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होता है उसमें नाइट्रोजन होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, और सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के क्या होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें। मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी। तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा कर लें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब सुन लीजिए, हम लोग जानते भी हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एटम के साइज पर, मतलब सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होगा, रेडियस बढ़ता है तो नेचुरली वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ का होगा, सबसे कम किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। कारण समझ गए कि जो भंडवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड सरफेस एरिया पर करता है, उसका वॉल्यूम पर करता है, और बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करता है, जिसके कारण क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब हम लोग कंपेयर करें मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। कहाँ से कहाँ तक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक इंक्रीज करेगा, और फिर स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीजेस। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। अब पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है, एक हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब पूछ सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते क्यों मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। कारण इसके पीछे है कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं वो करते हैं NH2NP3। तो चूंकि अगर हम लोग आर्सेनिक से नीचे बढ़ते हैं तो वहाँ N-1d ऑर्बिटल्स एंड N-2f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई रहती है, जिसके कारण वो न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक होता है, और ये NS2 में जो इलेक्ट्रॉन्स, NS2 का जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब NS ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने से रोक देता है। मतलब इसकी कोवैलेंसी ये जो 3 होता है वही ज़्यादा प्रीडोमिनेटिव होता है। अगर लार्जर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो नेचुरली है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लार्जर होगा। जो कम बनाता है उसका क्या होगा, कम होगा। इसी के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि जितना अधिक जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, मतलब
NH2 को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, उसको भाग लेने से रोक देगा, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब होता है कि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक से लेकर बिस्मथ तक डिक्रीज करता है। ये समझ लिए कि बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग सीधे बढ़ जाएंगे कि इंक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, और फिर क्या होगा, आर्सेनिक से नीचे बिस्मथ तक हम लोग जाते हैं तो डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने का कारण हम लोग क्या समझते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई पूछेगा तो सीधे हम लोग आंसर देंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट। 6 में हम लोग चलें ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं NH2NP3। अगर हम लोग नाइट्रोजन का केस लेते हैं तो 7 होता है, तो क्या होगा 1s2 1s2 2s2 2p3, ये देख लीजिए। इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, कारण क्या है कि हम लोग जानते हैं कि n बराबर 2 तो l बराबर 0 और 1 होगा, इसमें d की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो होगा क्या इसे, अब देख लीजिए 2p3, और यहां हम लोग क्या देखते हैं 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 3 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन इसकी कोवैलेंसी 4 भी होती है, क्यों कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी जो होगी कितनी होगी, अप टू 4 तक हो सकती है, अप टू 4। कारण समझ गए, 3 अनपेयर्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये जो 2 लोन पेयर है किसी को देकर ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन वही अगर हम लोग फॉस्फोरस का केस देखते हैं तो इसमें क्या होता है 3s2 3p3, इसमें 3d खाली रहेगा, क्योंकि n बराबर 3 है तो l बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, मतलब इसमें s ऑर्बिटल भी होगा, p भी होगा और d भी होगा, भले खाली रहे। तो अब देख लीजिए 3d 0 खाली है, तो हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए इसके आधार पर हम लोग कितना कह सकते हैं कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं d ऑर्बिटल में, तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका 1 2 3 4 5, इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, +5। इस तरह की पॉसिबिलिटी नाइट्रोजन के केस में नहीं है, इसलिए बराबर क्वेश्चन आता है कि NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट PCl5 इज पॉसिबल। यही कारण है कि कोवैलेंसी को 5 नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ये अपनी कोवैलेंसी को 5 कर सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें शिफ्ट करता है, जिसके कारण इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को 5 तक कर सकता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस ग्रुप के जितना भी एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप के जितना भी एलिमेंट्स हैं उनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कितना होगा, +3 एंड +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देख लीजिए
एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये जो होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी का होती है डिक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी का होती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिस्मथ अगर क्या होगा, ट्राई हेलाइड का फॉर्मेशन करेगा लेकिन पेंटा हेलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, कारण कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी जो स्टेबल वैलेंसी होगी ये +3 होगी, +5 नहीं होगा, कारण कि ये क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। एक चीज़ और हम लोग देख लें, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब चूंकि नॉन मेटल है तो क्या करता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या काम करता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कारण होता है कि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, लेने की टेंडेंसी नहीं बढ़ती है। तो अगर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा इसकी टेंडेंसी का होगा डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक कंडीशन, 3 कंडीशन, +5 का डिक्रीज करेगा, +3 का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और -3 का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कारण समझ लीजिए। अब हम लोग एक नाइट्रोजन का केस लें, हमेशा इससे क्वेश्चन एराइज होता है कि ये कितना से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और उसके जो कंपाउंड होते हैं उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं -3। -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसमें क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन जो होगा -3 शो करेगा। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, -2 N2H4, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसके बाद क्या होता है, -1 NH2OH, इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सीएमीन। इसके बाद 0 नाइट्रोजन में क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम लोग देखें +1 N2O, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आगे हम लोग पढ़ें +2 का होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में +2 शो करेगा। +3 N2O3, इसी तरह से +4 N2O4, +5 N2O5। कहने का मतलब होता है कि नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ तक शो करता है, -1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कौन, नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन ही एक एलिमेंट इस ग्रुप में है जो कि -1 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आज बस इतना ही। कल हम लोग शेष फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें एलोट्रॉपी पढ़ेंगे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।